नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के युवाओं को बर्बाद करने वाले महादेव सट्टा ऐप को लेकर जिस तरह से शासन प्रशासन बेहद सख्ती से पेश आ रहा है, कई सफेदपोश चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले में छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक्सटॉर्शन मनी वसूलने के मुख्य आरोपी हैं। 508 करोड़ की वसूली उन्हीं की देखरेख में हुई। इसी साल मार्च 2024 में जब एफआईआर दर्ज की गई, आरोपी या अपराधियों की सूची क्रमांक 6 में साफ तौर पर भूपेश बघेल का नाम था। मौजूदा हालात में एक तरफ जहां शासन प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है, वहीं एक बुरी खबर यह है, महादेव सट्टा का जो सिंडिकेट गैंग है, उन्होंने खुद को बेहद हाईटेक कर लिया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में सट्टे का जो जहरीला बीज बोया था, वो तेजी से फैलता गया। मौजूदा हालात में किसी संक्रमण बीमारी की तरह गली गली तक महादेव सट्टा ऐप पहुंच गया है। भिलाई इसका एपिक सेंटर था, जहां अभी भी सैकड़ों की संख्या में युवा गायब हैं। जगह जगह किराए के कमरे लेकर महादेव सट्टा ऐप के पैनल चल रहे हैं। कई सफेदपोश नेताओं के शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। कई बड़े व्यापारी 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में बनाने के लिए हवाला और कमीशन का दूसरा कारोबार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस और ईओडब्ल्यू ने संयुक्त रूप से जो ताजा कार्रवाई की है, मैं उस बारे में यदि आपको बता दूं तो हाल में ही 8 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 5 गिरफ्तारियां मुंबई से और 3 अलग अलग अन्य राज्यों से हुई है। पकड़े गए 3 आरोपियों के पास से ईओडब्ल्यू ने 100 से ज्यादा मोबाइल, 500 से ज्यादा सिम और लैपटॉप बरामद किया है। ये सभी सिम चालू हालत में थे। 500 पैनल इससे जुड़े हुए थे। ये सभी आरोपी ऊंचे कमीशन पर कॉर्पोरेट खाते, यानी जिनका यूपीआई पेमेंट अनलिमिटेड होता है, उसे भी देते थे। जो आरोपी आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, इसमें विश्वजीत राय है, जो जिम संचालक के रूप में महादेव सट्टा का कारोबार करता रहा। अतुल सिंह परियार और भारत ज्योति पांडे हैं। जांच के दौरान ईओडब्ल्यू को पता चला कि अलग अलग राज्यों में जो सेंटर बनाए गए हैं, उनका नाम ओटीपी रखा गया है। इस कोड वर्ड का इस्तेमाल होता रहा। दरअसल इन सेंटर से ही ओटीपी प्राप्त होता था, जिसका पूरा नियंत्रण दुबई से हो रहा था। पकड़े गए 500 नंबरों को महादेव बुक के अलग अलग प्लेटफॉर्म रेड्डी अन्ना, फेयर प्ले, लोटस, लॉयन बुक, डायमंड बुक, सीबीटीए बुक, अंबानी बुक आदि के कस्टमर केयर नंबर से जाना जाता है। इन नंबरों में व्हाट्सएप में मैसेज करने पर ऑटो जनरेट मैसेज मिलता है कि किस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने हैं, कैसे सट्टा खेलने के लिए आईडी मिलेगी। ताजा इनपुट मिलने के बाद ईओडब्ल्यू ने बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में एक साथ छापेमारी की, जिसमें भिलाई से अतुल सिंह परियार और विश्वजीत राय, जबकि बिहार के रोहतास से भारत ज्योति पांडे की धरपकड़ हुई है। ये कोई मामूली गिरफ्तारियां नहीं है, ये ट्रेंड मास्टरमाइंड थे। ढेर सारे राज इन्हीं से मिलने वाले हैं। जैसे जैसे छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई तेज होती जा रही है, वैसे वैसे महादेव सट्टा कंपनी भी खुद को काफी व्यापक और अपडेट करते हुए नई टेक्नोलॉजी के साथ छत्तीसगढ़ के खासकर बेरोजगार युवाओं को मोटे कमीशन के लालच में शॉर्टकट में पैसा कमाने का सब्जबाग दिखाकर सट्टे के ऐसे मकड़जाल में फंसाया जा रहा है, जहां आना तो आसान है लेकिन निकल पाना लगभग असंभव सा हो जाता है। पुलिस ने मुंबई से भी 5 सटोरियों को पकड़ा है। ये सभी आरोपी होटल के एक कमरे में पूरा पैनल चला रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में जबलपुर मध्य प्रदेश के कपिल मेहरा, शेखर कुकरेजा, पथरिया के अनमोल और बिलासपुर के रोहित पंजवानी व सागर चेतवानी शामिल है। ये आरोपी पूरे साजो सामान के साथ लैस होकर रायपुर के गंज थाना क्षेत्र के फफाडी एक्सप्रेसवे के नीचे कार के अंदर से ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। इन आरोपियों में जैसे ही दुर्ग के पुलगांव निवासी ओम प्रकाश चंद्राकर को पकड़ा गया, उसके पास से 3 मोबाइल और थार कार जब्त हुई, तो उसने पूछताछ में मुंबई वाला राज उगल दिया। दरअसल पुलिस जिस भी आरोपी को गिरफ्तार कर रही है, उसके माध्यम से कई और नई गिरफ्तारियां हो रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के करीब 1 साल पहले लगातार जब केंद्रीय एजेंसियां महादेव सट्टा के माध्यम से पुरानी भूपेश बघेल सरकार पर शिकंजा कस रही थी, तब ऐसे आरोप लग रहे थे कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। अब न तो विधानसभा के चुनाव है, न तो लोकसभा के चुनाव है। बावजूद इसके जिस ईमानदारी से खासकर छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू महादेव सट्टा के विरुद्ध जो शिकंजा कस रही है, उसके माध्यम से अब आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के कुछ बड़े मामले दर्ज होने की तैयारी में हैं, क्योंकि
क्योंकि छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े राजनेता जिस तरह से महादेव सट्टा ऐप को संचालित करवाने में अपनी पूरी ताकत लगा बैठे थे, आम जनता के हितों की अनदेखी करते हुए सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जिस तरह से खासकर छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टे की संक्रमण बीमारी के साथ जोड़ा गया, वहां हमें समझना होगा ऐसे करने वाले वास्तव में राजनेता नहीं हैं, वो जनता के दुश्मन हैं। मौजूदा समय में भी ऐसे ही कई सफेद पोश महादेव सट्टा ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। शॉर्टकट में पैसा बनाने वाले 2-4 युवाओं को देखकर बड़ी संख्या में अन्य बेरोजगार युवा इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर चोट पहुंचाने और भारत के भविष्य को खराब करने का एक बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह हो रहा है। ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके आसपास भी ऐसे शॉर्टकट में पैसा कमाने वाले सटोरिये होंगे जिनके बारे में यदि आपके पास कोई जानकारी हो तो हमारे नंबर 9302503141 पर सीधे जानकारी हमसे साझा कर सकते हैं। 2020-21 से लेकर हम लगातार महादेव सट्टा के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। खुद मुझे करोड़ का मानहानि का नोटिस देने वाले रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर जो इसके प्रमोटर हैं, उनकी ओर से कई तरह के दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जनहित में हमारी आवाज लगातार बुलंद होती रहेगी। अब बात जनहित से जुड़े एक अन्य और मुद्दे पर, जिसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के अनुसार खासकर मुनाफाखोर शिक्षा माफियाओं के ऊपर गाज गिरने वाली है। दिल्ली में जिस तरह कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी गिर गया, जिस तरह से बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी जिसमें बारिश का पानी भरने के कारण 3 युवा प्रतिभाओं की दर्दनाक मौत हुई, उसके बाद शासन और सिस्टम को भी समझ में आया कि किस तरह से ऐसे मुनाफाखोर खासकर शिक्षा माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। न केवल शिक्षा माफिया बल्कि मॉल और नर्सिंग होम के लिए भी कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई है। जनहित से जुड़ा हुआ यह विषय है जिसे राज्य शासन ने अपने आदेश के रूप में जारी किया है कि छत्तीसगढ़ के कोचिंग संस्थानों, सार्वजनिक एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ ही कॉलेज, अस्पताल, मॉल और सिनेमा हॉल की सुरक्षा की जांच की ऑडिट की जाएगी। इसके लिए संबंधित नगरीय प्रशासन विभाग के सभी निगम के आयुक्त, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों को जो निर्देश जारी किया गया है उसके अनुसार इन सभी निकायों में ऑडिट समिति का गठन किया जाएगा। राज्य शासन ने 1 महीने के भीतर इस बात की रिपोर्ट मांगी है कि क्या नियमानुसार फायर सेफ्टी, इमरजेंसी डोर, स्वास्थ्य और सुरक्षा, भवन की सुरक्षा, इमरजेंसी नंबर, सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी स्टाफ की क्या व्यवस्था है, इसकी पूरी जानकारी दी जाए। अब आपको जानकर हैरानी होगी, दरअसल जब भवन निर्माण होता है, भवन अनुज्ञा मिलती है, तब भी ऐसी गाइडलाइन का पालन कराने की बाध्यता होती है। लेकिन राज्य शासन ने अब जाकर जो 1 महीने की डेडलाइन दी है उसके अनुसार आदेश का पालन होना चाहिए। खासकर छत्तीसगढ़ के कोचिंग संस्थानों, नर्सिंग होम में जिस तरह की अमानवीयता होती है उसके विरुद्ध राज्य सरकार की ये एक बेहतरीन पहल है जिसका बहुत पहले से कड़ाई से पालन होते रहना था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों नहीं। दरअसल शासन सिस्टम में बैठे हुए लोग जिस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, रसूख के आगे अपनी नौकरी को भी दांव पर लगा देते हैं, तब कहीं जाकर किसी मौत का इंतजार होता है, किसी हादसे का इंतजार होता है, किसी अनहोनी का इंतजार होता है, तब कहीं जाकर ऐसे कड़े आदेश निकलते हैं। दरअसल ऐसे हालातों के लिए न केवल सिस्टम बल्कि जनता भी कसूरवार है, जिसकी ओर से अक्सर अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाई जाती। प्राथमिकताएं जब बदल जाती है तो बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे नरसंहार, हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमले, ऐसी ऐसी अमानवीय तस्वीरें जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी तस्वीरें जब आ रही थी, लोग आक्रोशित हो रहे थे। भारत की संसद के भीतर भी जब आवाज उठ रही थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं को किस तरह से सुरक्षा दी जाए। इस बीच पेरिस से खबर आती है कि विनेश फोगाट का 50 किलो से सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा था, इसीलिए वो 50 किलो के कैटेगरी वाली कुश्ती के फाइनल मुकाबले में डिस्क्वालीफाई हो गई। ये खबर बीते 2 दिनों से ऐसे चली कि बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार का मुद्दा कहीं न कहीं धुंधला सा पड़ गया। पूरा फोकस जब विनेश फोगाट की तरफ हुआ तो सोशल मीडिया का दौर है, वहां प्रधानमंत्री से लेकर तमाम विपक्षी दलों की ओर से सहानुभूति के शब्द पोस्ट होने लगे। अब कुछ नई बातें चलकर आ रही है। एक तरफ जहां लोग विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल नहीं मिलने या फाइनल मुकाबला नहीं खेलने का दुख जता रहे थे, वहीं विनेश
विनेश फोगाट की असलियत भी लोगों के सामने आने लगी। ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग प्रश्न खड़ा करने लगे कि देश के लिए मिले हुए मेडल को गंगा जी में बहाने की राजनीति करने वाले हमारे पहलवान जिस तरह अपनी प्रैक्टिस छोड़कर जंतर मंतर पर सड़कों पर बैठे थे, वहां से एनडीए अलायंस खुश था, राहुल गांधी खुश थे, तमाम विपक्षी दल खुश थे। वहीं दूसरी ओर लोग पड़ताल करने लगे कि आखिर विनेश फोगाट जो 53 कैटेगरी वेट की रेगुलर कुश्ती खिलाड़ी थी, तो वो 50 केजी के वेट वर्ग में कैसे आ गई। अब इसकी भी सच्चाई सामने आई है। दरअसल यहां भी सिस्टम के ऊपर दबाव और राजनीतिक तंत्र प्रभावी हो गया। किसी का हक छीनकर विनेश फोगाट को ओलंपिक भेजा गया था, नियम विरुद्ध भेजा गया था, क्योंकि नियम यह कहता है कि एक कुश्ती खिलाड़ी 2 अलग अलग वर्गों के लिए क्वालिफाइंग मुकाबले का हिस्सा नहीं हो सकता। विनेश फोगाट 53 कैटेगरी वेट की खिलाड़ी थी, तो 50 कैटेगरी में वो कैसे आ गई, एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। ऐसे में जो असलियत सामने आई है उसके अनुसार इसके पीछे मध्य प्रदेश की आदिवासी बहुल क्षेत्र छिंदवाड़ा के गांव उमरेड की एक आदिवासी बेटी शिवानी पवार की दर्द भरी कहानी छुपी है, जो फिलहाल गुमनाम सी हो गई है। कम लोग ही जानते हैं कि यह लड़की राष्ट्रीय कुश्ती की चैंपियन है। प्रदर्शन भी ऐसा कि बीते 3 साल से देश की कोई महिला पहलवान शिवानी का खिताब छीन नहीं सकी। जिस शिवानी ने एशियन चैंपियनशिप में, इसी शिवानी ने 3 बार की विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता पहलवान को पटकनी दी थी। भारत के लिए कई पदक जीते। ऐसे धमाकेदार प्रदर्शन के बावजूद यह लड़की ओलंपिक नहीं जा सकी, क्योंकि जिस 50 किलोग्राम वर्ग में कमाल दिखा रही थी, इसी वजन वर्ग में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व देने की बजाय विनेश फोगाट को राजनीतिक कारणों से, दबाव के कारण से स्थान दे दिया गया। वही विनेश फोगाट 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण फिलहाल डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। विनेश फोगाट जो 53 कैटेगरी वेट की नियमित खिलाड़ी थी, वो क्वालिफाइंग मुकाबले में 53 किलोग्राम वर्ग में क्वालिफाइंग नहीं कर सकी। उसके बाद नियम विरुद्ध उसे 50 किलोग्राम वर्ग के लिए क्वालिफाइंग मुकाबले में उतारने की तैयारी करवाई गई, जबकि ऐसा करना नियम विरुद्ध है। ऐसा करने के लिए बाकायदा 4 घंटे तक 50 किलोग्राम वर्ग वाले क्वालिफाइंग मुकाबले को रोका गया। विनेश फोगाट से शिवानी के हुए मुकाबले में करीब 5 अंक का अंतर था। लगातार शिवानी विनेश से आगे चल रही थी, लेकिन आखिरी में 5 अंक अचानक विनेश को ज्यादा देते हुए उसे विजेता घोषित कर दिया गया। 53 किलोग्राम वर्ग की ओलंपिक ट्रायल में असफल होने वाली विनेश को 50 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने पेरिस भेज दिया गया। इसके लिए शिवानी ने भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय कुश्ती संघ में अपनी आवाज उठाई। जब आवाज उसकी नहीं सुनी गई, अपील नहीं सुनी गई, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में भी उसने आवाज उठाई। तो वहां से जवाब आया कि आपके देश का अंदरूनी मामला है। मौजूदा हालात में हमें समझना होगा, विनेश फोगाट जो लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हुए गंगा जी में अपने मेडल बहाने की बात कर रही थी, ऐसे लोगों को समझना होगा कि मेडल सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं था, मेडल पूरे देश का था। लेकिन उस मेडल को अपनी व्यक्तिगत बपोती समझने वालों को यह बात समझ नहीं आएगी किस तरह से पूरे देश की भावना उस मेडल के साथ जुड़ी रहती है। लेकिन जो हालात निर्मित किए गए, जिस तरह का दबाव बनाया गया, विनेश फोगाट अपने पति और अपने स्टाफ के साथ जैसी फैसिलिटी चाहती थी, भारत सरकार और ओलंपिक की ओर से पूरी फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई। वो अच्छी तरह से जानती थी कि 3 मुकाबला जीतने के बाद किस तरह से उसका 2.5 किलो वजन बढ़ गया और बाद में आखिरकार 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तमाम ऐसी बातें जो एक बहस का विषय हो सकती है। पूरे देश की भावना विनेश फोगाट के साथ इसलिए जुड़ी है क्योंकि वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। सही गलत जो भी हो, परिणाम सबके सामने है। जरूरी नहीं कि हर मुद्दे पर खुली बहस होती है, लेकिन बात जब सिस्टम की बेईमानी से जुड़ी हो तब हमारी ड्यूटी यहाँ दोहरी हो जाती है। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्र ही सर्वोपरि। तो आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।